Hello friends, welcome to our class and today we are going to discuss another important ratio for your chapter accounting ratios and analysis, that is efficiency, activity और turnover ratio। अगर आप एक्टिविटी रेशियो बोलो, टर्नओवर रेशियो बोलो या फिर एफिशिएंसी रेशियो बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो एफिशिएंसी रेशियो है, ठीक है ना, वो आपके टोटल 4 रेशियो है। स्टॉक टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, डेटर टर्नओवर एंड क्रेडिटर टर्नओवर। ना आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जो आपके चारों में से जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो रेशियो को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी के 2 इजी है, वो आपसे आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, डेटर टर्नओवर एंड क्रेडिटर टर्नओवर को आज डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसका सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बात आती है हमारी डेटर टर्नओवर। सर ये डेटर टर्नओवर है क्या? तो डेटर टर्नओवर का मतलब ये होता है कि जो आपका क्रेडिट सेल होता है, जो आपका क्रेडिट सेल होता है, वो डेटर के बैलेंस को कितनी बार कवर करता है, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डेटर टर्नओवर। मींस यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है, ये जो डेटर टर्नओवर का जो आंसर आएगा वो टाइम में आएगा, लाइक 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 10 टाइम, 12 टाइम, 15 टाइम, लाइक दैट। समझ में आया? तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, टाइम में आएगा, ठीक है ना। 4 बार, 5 बार, 3 बार ऐसे, सो 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, व्हाटएवर। तो टाइम में आंसर आने वाला है, बराबर, कि कितने टाइम आपका जो ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर का जो बैलेंस है वो आपके क्रेडिट सेल को कितनी बार कवर करता है, वो आता है क्या, आपका डेटर टर्नओवर, ठीक है ना। आपको लॉजिक नहीं समझना, आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो वो आपको सॉल्व करना है। सो डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला बहुत इजी है, देखो, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। देखो हम डेटर को क्या करते हैं, डेटर को क्रेडिट सेल करते हैं। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो जिस पर्सन को क्रेडिट सेल करते हैं वो हमारा क्या होता है, डेटर होता है। तो ऑब्वियसली डेटर रेशियो पूछा है, तो डेटर कब बना था, जब हमने क्रेडिट सेल करा था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कहां से स्टार्ट होगा, क्रेडिट सेल से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। कितना इजी है फॉर्मूला। तो क्रेडिट सेल, डेटर आ गया मतलब डेटर आ गया मतलब क्या हो गया, क्रेडिट सेल आ गया। तो क्रेडिट सेल एंड डिवाइड बाय, आपने को क्या करना है, डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लेना है हमें, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अगर आपको पता हो तो ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें आती है आपकी, एक तो डेटर आता है, दूसरा बिल्स रिसीवेबल आता है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपने को कंसीडर करना है। तो फॉर्मूला बहुत इजी है, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ना। ये क्रेडिट सेल हमें सर कैसे निकालना है, या तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन होगा, और अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो फिर आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल। जो आपका टोटल सेल रहेगा उसमें से आप कैश सेल माइनस कर देना, और आप माइनस क्या कर देना, सेल रिटर्न अगर दे रखा है तो वो माइनस कर देना, तो आपको इजीली क्या मिल जाएगा, क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल कैसे निकालना है, टोटल सेल में से के सेल माइनस करना है, या सेल रिटर्न अगर दे रखा है तो वो भी माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा क्या, क्रेडिट सेल मिल जाएगा, बराबर है। चलो क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली दे रखा है तो आप डायरेक्टली उसको यूज में ले लोगे। देन उसके बाद आता है कि सर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे फाइंड करना है। तो देखो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। आपको बुक में डेटर और बिल्स रिसीवेबल के बैलेंस या तो दोनों के या किसी एक के दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपको दे रखा है, डेटर का और बिल्स रिसीवेबल का, दोनों का ओपनिंग बैलेंस आपको यहां पे ले लेना है, बराबर है। देन उसमें प्लस करना है क्या, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल, यानी कि डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल के ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस अपने को यहाँ पे कंसीडर करना है। सर बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, तो डेटर का दे रखा है उसी को ले ले, ठीक है ना। तो जो आपको दे रखा है दोनों में से, या दोनों दे रखे तो दोनों को आप क्या करोगे, काम में लोगे। तो ओपनिंग आपका डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल एंड डिवाइड बाय, आपको हमेशा कितना करना है, 2 करना है, आपको 4 नहीं करना कि सर 4 टर्म आ जाएगी, 2 ही है वो, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा बॉक्स है और ये पूरा बॉक्स है, तो 2 टर्म ही हो गए। तो इसलिए हम एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि ये सब सिंपल सा फॉर्मूला है, और हमें क्या करना है, ये फॉर्मूले में क्रेडिट सेल इस तरीके से फाइंड करना है अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमें इस तरीके से फाइंड करना है, बराबर है। चलो अब बात आती है सर, सबसे पहले तो आप डेटर टर्नओवर फाइंड करोगे क्वेश्चन में, तो ये डेटर टर्नओवर आ जाएगा, इसका आंसर टाइम में आएगा, ठीक है ना।
कोई टाइम में आएगा, जैसे 4 टाइम में, फिक्स आपका 6 टाइम, इस तरीके से टाइम से में आंसर आएगा। अब इसके बाद में आपको क्वेश्चन और पूछेगा आपको कि व्हाट इज द कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड क्या है? दैट मीन जो नॉर्मली डेटर से पैसा कितने टाइम में हमें कलेक्ट हो जाता है। जैसे नॉर्मली हम देते हैं, जैसे किसी को 3 महीने के लिए उधार दिया, किसी को 2 महीने दिया, किसी को 1 महीने, इस तरीके से अलग अलग टाइम पे दिया होगा। लेकिन अगर सबका कंक्लूजन निकाले, सबका ओवरऑल अगर एनालिसिस करें, तो हमें पता करना है कि ऑन एन एवरेज एक डेटर से कितने टाइम पीरियड में हमें पैसा है वो कलेक्ट हो जाता है, उसको बोला जाता है कलेक्शन पीरियड। तो कलेक्शन पीरियड आपका मंथ में हो सकता है, वीक में कैलकुलेट हो सकता है और डेज में भी कैलकुलेट हो सकता है। तो क्वेश्चन में इन तीनों में से अगर आपको स्पेसिफिक पूछा है कि आप मंथ में बताइए, तो सिर्फ आपको ये मंथ वाला कैलकुलेशन करना है। अगर आपको पूछा है वीक में, तो आपको सिर्फ वीक वाला कैलकुलेशन करना है। डेज में पूछा है तो सिर्फ डेज वाला कैलकुलेशन करो, और अगर आपको तीनों पूछा है तो तीनों करो। और अगर आपको ऐसा पूछा गया कि कलेक्शन पीरियड निकालो, आपको ये नहीं बताता है कि मंथ है, वीक है, डेज है, तो फिर तीनों के लिए आप क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। ठीक है ना? चलो, अब आपको बताना है कि मंथ में सर कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखो, मंथ कितने होते हैं एक ईयर में? 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। तो 12 मंथ में आपको क्या करना है? डिवाइड करना है ये अपना आंसर जो आया था। जैसे 4 टाइम आया था, तो 4 को आप क्या करोगे? यहाँ पे डिवाइड में रखोगे, डिनोमिनेटर में रखोगे, तो 12 डिवाइड बाय 4 ऐसे करके, बराबर है। तो क्या करना है? मंथ में कैलकुलेट करने के लिए 12 डिवाइड बाय आपका जो आंसर आया था वहां पे डेटर टर्नओवर वाला, वो आंसर यहाँ पे रखोगे। फिर जो भी आंसर आएगा वो मंथ में आएगा। जैसे आता है सपोज 3, तो 3 मंथ आएगा। समझ में आया? 3 आया तो 3 मंथ। अगर पॉइंट में आता है 1.5 तो 1.5 मंथ ऐसे लिखोगे आप, बराबर है। चलो, देन उसके बाद में अगर वीक में निकालना है, तो वीक कितने होते हैं आपके ईयर में? वीक होते हैं 52। तो 52 डिवाइड बाय आप क्या करोगे? वो ऊपर वाला आंसर, डेटर टर्नओवर का आंसर, और जो भी आप सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका वीक में रहेगा। जैसे आपका आंसर आ गया 2.4, तो 2.4 वीक ऐसे लिखोगे, 2.4 वीक लिखोगे आगे। ठीक है ना? वीक में पूछा है तो वीक लिखोगे, अब मंथ में पूछा है तो मंथ में। अब डेज में पूछा है तो आप क्या करोगे? 365, ठीक है ना, डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर करोगे। जो भी आंसर आएगा वो आपका डेज में आएगा ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या करना कि इधर जब लास्ट आंसर आपका पॉइंट में आता है, इधर भी अगर आपका पॉइंट में आंसर आता है, तो इनको राउंड अप नहीं करना है, मतलब जैसे है वैसे ही लिखना है। जैसे अगर 2.4 आया, इधर 2.4 ही लिखेंगे, 2.4 मंथ। इधर अगर 1.5 आया तो 1.5 वीक ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो इधर आपका आंसर आ गया 21.50 या 21.70 ऐसा आंसर आ गया, तो आप क्या करोगे? उसको नेक्स्ट में राउंड अप करोगे। 20.10 आ जाए, कुछ भी अगर पॉइंट के बाद कुछ भी डिजिट है, तो आप क्या करोगे? एक बढ़ा दोगे, नेक्स्ट में क्या करोगे? आप सीधा उसको ऐड कर दोगे। यानी कि जैसे आपका आंसर आता है 20.40, तो 20 में एक प्लस कर देंगे, हम 21 डेज काउंट करेंगे। कितना? 21 डेज। तो आपको 21 डेज है वो यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है ना? कुछ भी पॉइंट के बाद कुछ भी डिजिट दिखे आपको, ठीक है ना, तो आपको सीधा क्या करना है? एक ऐड कर देना उसको, ठीक है ना, एक बढ़ा देना है, और 21 डेज इस तरीके से आप क्या करोगे? उसको लिखोगे। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा है वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। आप क्या करो? फटाफट इसको नोट डाउन करो, देन उसके बाद में हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 30, पेज नंबर 242 पे। बुक में पेज नंबर 242 पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 30 है, वो मैं आपको सॉल्व करवाता हूं, और एक्सरसाइज में बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है वो आप करोगे। ठीक है ना? चलो, सो इलस्ट्रेशन नंबर 30, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ RH कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट डेटर टर्नओवर एंड कलेक्शन पीरियड इन डेज। तो आपको डेटर टर्नओवर और कलेक्शन पीरियड सिर्फ डेज में पूछा है, तो अपने को सिर्फ डेज में ही निकालना है। ठीक है ना? उसके बाद में आपको क्या दे रखा है? तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, देन आपको कैश सेल दे रखा है, देन आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, और आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, और आपको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो दे रखा है। तो इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है ना। हमें क्या निकालना है? डेटर टर्नओवर निकालना है। तो डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता था? क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे क्रेडिट सेल, और क्रेडिट सेल देखो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं है, हमें कैश सेल दे रखा है, जबकि हमें कौन सा चाहिए? हमें तो क्रेडिट सेल चाहिए। तो यहाँ पे आपको इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है,
और आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा है। तो अपने को पता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल सेल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टोटल सेल मिल जाएगा। और वो टोटल सेल में से अगर मैं कैश सेल माइनस कर दूंगा तो बोलो क्या बचेगा, मुझे क्या मिलेगा, क्रेडिट सेल मिल जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 13, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि टोटल सेल इज इक्वल टू कैसे आएगा, तो वो जो हमारे पास एक तो कॉस्ट ऑफ सेल दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि हमने जब जीपी निकाला था तो जीपी का मैंने आपको बताया था सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं तो जीपी आता है। वही वाला इक्वेशन यहां पे हम काम में ले रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट बराबर है। तो देखो टोटल सेल, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कितना दे रखा है, 48 लाख। तो मैंने यहां पे लिख दिया 48 लाख एंड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कितना है, 12 लाख का। तो ये मैंने यहां पे 12 लाख जीपी के लिख दिया। दोनों को प्लस करेंगे, बोलो कितना आंसर आया, 48 लाख प्लस ये 12 लाख, तो 60 लाख आ गया ना। तो 60 लाख आ गया, क्या आ गया, टोटल सेल। ये टोटल सेल आया, ठीक है ना। तो टोटल सेल में से अब हम क्या करेंगे, कैश सेल को माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा, क्रेडिट सेल बचेगा। तो देखो क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस कैश सेल। और देखो रिटर्न है नहीं तो उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, सेल्स रिटर्न होता तो हम माइनस करते, लेकिन वो दिया नहीं है तो हमें लेस करने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो टोटल सेल ये रहा मेरा 60 लाख माइनस कैश सेल कितना है, तो क्वेश्चन में दे रखा है ना कैश सेल 12 लाख का दे रखा है। तो ये लो 12 लाख मैंने लिख दिया। ओके, अब 60 लाख में से 12 लाख माइनस करा तो 48 लाख आ गया, वो वाला आंसर आ गया। कोई इंसिडेंटली सेम आया, ऐसा हमेशा सेम नहीं आएगा। सो 48 लाख, ठीक है। तो क्रेडिट सेल कितना आया, 48 लाख। तो आपके पास क्रेडिट सेल आ गया। अब और क्या चाहिए आपको, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो चलो वो भी निकाल देते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब बताओ उसका क्या फॉर्मूला था, उसको कैसे निकालना है, ओपनिंग आपका डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल एज वेल एज क्लोजिंग डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो मैं यहां पे लिखता हूं ओपनिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल एंड डिवाइड बाय आप कितना करोगे, 2 करोगे। तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में अपने को ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है ना। इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, इन दोनों का जो कंबाइंड वैल्यू होता है डेटर प्लस बीआर, उसी को ट्रेड रिसीवेबल बोला जाता है। तो इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू ही आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा वैल्यू है वो ले लेंगे। ओपनिंग कितना है, 2,30,000 एंड प्लस करो आप कितना, क्लोजिंग वैल्यू कितना है, 1,70,000 एंड डिवाइड बाय आप करोगे 2। तो वो लोग कितना आया, ये 2,30,000 और ये 1,70,000। तो ये मिला के कितना हो गया, ये 3 और 4 लाख हो गया एंड 4 लाख डिवाइड बाय 2। तो वो लोग कितना आया, ये ₹2 लाख। क्लियर है? ओके। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसमें डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो डेटर टर्नओवर क्या था फॉर्मूला, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, चलो अब क्रेडिट सेल कितना था हमारा, तो क्रेडिट सेल ये रहा 48 लाख और ये कितना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट 2 लाख दे रखा है। तो 48 लाख एंड डिवाइड बाय कितना करूं मैं, 12 लाख। ठीक है, तो बोलो कितना आ गया, ये आ गया आपका
24 टाइम आंसर आता है। कितना? 24 टाइम बताया था, टाइम में आंसर आता है। दैट मीन क्या हो रहा है कि आपका ये जो ट्रेड रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो आपके क्रेडिट सेल को कितनी बार कवर करता है? 24 टाइम कवर करता है, बराबर ना। चलो अब इसके बाद में हमें पूछा है कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड, और वो आपको पूछा है इन डेज में पूछा है। तो जिसमें पूछा है ना उसी में हम करेंगे। एक और चीज, डेज में कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ऐसा बोले कि 360 डेज लेने हैं एक साल के, तो आपको क्या करना है? 365 डेज नहीं लेना है, उसकी जगह पे आपको 360 डेज काउंट करना है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ऐसा दिया हुआ हो तो। यहाँ पे तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन है नहीं, तो हम 365 की क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। तो देखो क्या था वहां पे, डेज में 365 एंड डिवाइड में अपने को क्या करना है? ये वाला आंसर लेना है, डेटर टर्नओवर। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, डेटर टर्नओवर, ठीक है, और ये मेरा 365 एंड डिवाइड बाय 24। तो बोलो कितना आंसर आता है? तो ये कैसे करोगे? तो 365 एंड डिवाइड बाय 24, इट्स कम 15.208 आ रहा है। कितना आ रहा है? 15.208 दिन आ रहा है, आंसर डेज में आ रहा है, बराबर है। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी आपका ये डेज में आप निकालते हो कलेक्शन पीरियड और वो अगर पॉइंट में आंसर आ जाता है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? एक प्लस कर दोगे। ये 15.20 है तो पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ दिख रहा है, तो क्या करोगे? 15 में एक प्लस कर दोगे, यानी कि आप क्या करोगे? इसको लिखोगे 16 डेज। देखो इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है कि हम डेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पॉइंट में डेज हो। पॉइंट में कैसे गए? अर्ली मॉर्निंग तक 2 बजे, मतलब अर्ली मॉर्निंग तक 10 o'clock तक या 12 बजे तक, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। डे होगा तो या तो पूरा होगा या तो नहीं होगा, समझ में आया? तो इसीलिए हम क्या करेंगे? डेज में राउंड अप करेंगे। जब भी पॉइंट में आंसर आएगा तो नेक्स्ट में आपको क्या कर देना है? राउंड अप कर देना है और डेज पीछे लिख देना है, ठीक है। तो बहुत इजी वाला है ये आपका डेटर टर्नओवर, बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से करना आप ये, ठीक है। लिखना हो तो लिख लो फटाफट, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्रेडिटर टर्नओवर है उसको डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम करते हैं क्रेडिटर टर्नओवर। अगर आपको डेटर टर्नओवर अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर आपको क्रेडिटर टर्नओवर भी ऑटोमेटिकली है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे, क्योंकि बहुत सिमिलर है दोनों, ठीक है ना, माइनस है दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहले आपका क्रेडिटर टर्नओवर में आपको क्रेडिटर टर्नओवर निकालना है, तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला, क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। अब वहां पे क्या था? ट्रेड रिसीवेबल था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रेड पेएबल आ जाएगा। और क्रेडिटर कब बनते हैं? जब हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं। जब हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं तो क्रेडिटर बनते हैं। तो ऑब्वियसली जब क्रेडिटर टर्नओवर पूछा है तो क्रेडिट से आप क्या करोगे? क्रेडिट परचेज लिख दोगे, आराम से याद हो जाएगा। देन उसके बाद में जो क्रेडिटर होते हैं उसी को तो हम क्या बोलते हैं? ट्रेड पेएबल बोलते हैं। क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड पेएबल होते हैं, बराबर है। तो क्रेडिटर के नाम से ही दोनों चीजें लिंक है। तो क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल आपको करना है, बराबर है। तो इससे क्या मिलेगा आपको? क्रेडिटर टर्नओवर मिलेगा। अगेन इसका आंसर भी आपको टाइम में मिलेगा, 4 टाइम, 6 टाइम, 9 टाइम, इस तरीके से आपको टाइम में आंसर मिलेगा, बराबर। चलो उसके बाद में आपको क्रेडिट परचेज कैसे फाइंड करना है, या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा या तो फिर आपको क्या करेंगे? कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो देखो सबसे पहले आपको टोटल परचेज लेना है और टोटल परचेज में से कैश परचेज को माइनस करना है। और अगर आपको परचेज रिटर्न भी दे रखा है तो वो भी आप क्या करो? माइनस करो, तो आपको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट परचेज का अमाउंट मिल जाएगा। समझ में आया? तो क्रेडिट परचेज या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा तो वहां से आप यूज में ले लो, और अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे? टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस करोगे, एज वेल एज अगर आपको परचेज रिटर्न दे रखा है तो वो परचेज रिटर्न के अमाउंट को आप माइनस करोगे। देन उसके बाद में आपको एवरेज ट्रेड, ये रिसीवेबल नहीं सॉरी, यहाँ पे पेएबल आ जाएगा, पेएबल, ठीक है ना।
तो एवरेज ट्रेड पेबल्स, तो एवरेज ट्रेड पेबल आपको क्या करना है, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल और डिवाइड में आपको क्या करना है, 2 करना है। तो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, सिमिलर एकदम जो आपने डेटर टर्नओवर में देखा था। बस वहां पे रिसीवेबल वर्ड था तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है, पेबल वर्ड है। वहां पे आपका क्रेडिट सेल था तो यहाँ पे क्रेडिट परचेज है। बस इतना सा तो फर्क है, ठीक है ना। चलो अब तो एवरेज ट्रेड पेबल आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल एंड डिवाइड बाय आप क्या करोगे, 2 करोगे। उसके बाद में डेटर से पेमेंट हमें कलेक्ट होता है, ठीक है ना, तो वहां पे कलेक्शन पीरियड निकाला। लेकिन जब क्रेडिटर होता है तो क्रेडिटर से हमें पेमेंट कलेक्ट नहीं होता है, उनको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेमेंट पीरियड निकालेंगे और वही पेमेंट पीरियड सिमिलर वे में निकालेंगे जैसे हमने डेटर टर्नओवर में देखा था। मंथ में निकलेगा, वीक में, डेज में, जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वैसे करना है। मंथ में देखो वही फॉर्मूला 12 से डिवाइड करना है क्रेडिटर टर्नओवर, वहां पे डेटर टर्नओवर था तो यहाँ पे क्या करना है हमें, क्रेडिटर टर्नओवर। और इसी तरीके से अगर वीक में पूछेगा तो आपको 52 डिवाइड बाय क्या कर देना है, क्रेडिटर टर्नओवर करना है। और आपको डेज में पूछे तो आपको क्या करना है, 365 डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर करना है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोलता है कि 360 डेज लेने आपको, तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, 360 डेज आप कंसिडर करोगे, बराबर है। अगेन ये वाला जो आंसर है आपका वो क्या बोलता है कि कितने टाइम पीरियड में ऑन एन एवरेज हम क्या करते हैं, ओवरऑल हमारे क्रेडिटर को हम पे कर देते हैं, ऐसा ओवरऑल एवरेज टाइम कितना है, तो वो आपका कलेक्शन पीरियड होता है, बराबर है।